अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर बायोलॉजी क्लास 10 की और माई सेल्फ मौज़मा नवीद डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था उसको हमने सारा पढ़ लिया था। अब हमारा उसका पोर्शन रह गया था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अब हम इसको मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को कवर करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग का पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि द मूवमेंट एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। लेकिन ब्रीथिंग में ना इसकी दो फेसेस हमने पढ़नी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, एक तो इनहेलेशन, दूसरी एक्सहेलेशन। लेकिन इन दो फेसेस पढ़ने से पहले ना मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। देखो, जब आप बेसिक्स पढ़ लोगे ना, उन्हें समझ आ जाएगी आपको बेसिक्स की, उसके बाद आप खुद ब खुद इन फेजेस के बारे में आसानी से असेस कर सकते हो। इसलिए अब जो पहली फेज हम जो ना 3 बेसिक्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी मसल्स, मूवमेंट ऑफ थोरैसिक केज, मूवमेंट ऑफ लंग्स। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स हैं। ये अगर आपको समझ आ जाए तो आपको ये चीज़ों की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की आराम से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इनका, तो हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी मसल्स से। तो रेस्पिरेटरी मसल्स का आपको मैं बताऊँ कि ब्रीथिंग में एक समझो क्रूशियल रोल है। रेस्पिरेटरी मसल्स को हम क्या डिफाइन करेंगे? द मसल्स विच आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मसल्स। हम इन रेस्पिरेटरी मसल्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स और एक एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स। इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होंगे कि वो रेस्पिरेटरी मसल जो कि आपकी इंस्पायरेशन, आपकी इनहेलेशन में हेल्प करते हैं, और एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल जो कि आपकी एक्सपायरेशन, आपकी एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स को हम डिवाइड करते हैं 2 तरह से, प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स और एक्सेसरी इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब प्राइमरी की अगर बात करो ना आप, तो हम प्राइमरी इंस्पायरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो मसल जो कि प्राइम रोल, जो कि आपके रेस्पिरेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब प्राइमरी में हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ अ डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है, और इसका आपकी ब्रीथिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स आपकी इनहेलेशन में हेल्प करते हैं। और आपको अगर आप देखो ना, तो अगर आप एक्सपायरेटरी की प्राइमरी देखो, तो जिस तरह इंस्पायरेटरी 2 तरह से डिवाइडेड है, प्राइमरी और एक्सेसरी में, सेम इज़ द केस विद एक्सपायरेटरी। ये भी 2 तरह से डिवाइडेड है, प्राइमरी और एक्सपायरेटरी में। अब इसके प्राइमरी में जो मसल्स आते हैं वो है एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, और इसके प्राइमरी में जो मसल आता है वो है इंटरनल कोस्टल मसल। अब ये जो कोस्टल मसल्स होते हैं ना, ये असल में हमारे रिब्स को साथ अटैच होते हैं। ये हमारे रिब्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि जब आपकी देखो इंस्पायरेशन में ये होना है कि आपकी जो रिब्स हैं उन्होंने अब अपवर्ड आउटवर्ड मूव करना है, तो ये मसल्स उसको आउटवर्ड मूव करने में हेल्प करेंगे। और एक्सपायरेशन में ये होता है कि आपकी रिब्स जो हैं वो डिप्रेस होती हैं, वापस अपनी री ट्रैक पे आती हैं, तो ये वाले मसल्स उनको एक्सपायर करने में, आपके एक्सपायरेशन में और रिब्स को वापस अपनी जगह पे लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर एक्सेसरी मसल्स की बात की जाए ना, तो इंस्पायरेटरी के भी और एक्सपायरेटरी के भी एक्सेसरी मसल्स हैं। इंस्पायरेटरी में जो एक्सेसरी मसल्स हैं, इनके मैंने जस्ट नेम लिखे हैं, आप एक नेम्स का ये ओवरव्यू देखो। एक्सेसरी मसल्स में ये होता है कि वो मसल्स जो कि डायरेक्ट रोल तो प्ले नहीं करते आपकी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में, लेकिन ये है कि ये वाले मसल्स आपके ना जब जो स्ट्रक्चर्स जो कि इंस्पायरेशन में यूज़ हो रहे हैं, ये उनके साथ ना इनका कॉन्टैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो स्कैलीन, स्कैपुला, पेक्टोरल्स, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल्स, ये वो मसल्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चर, जो कि हमारे वो ऑर्गन्स या वो स्ट्रक्चर जो कि ब्रीथिंग में यूज़ होते हैं, ये उनके साथ अटैच्ड होते हैं। इस वजह से हम इन्हें एक्सेसरी इंस्पायरेटरी या फिर एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स करते हैं। तो जो इंस्पायरेटरी में यूज़ होते हैं वो है स्कैलीन, स्कैपुला की एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, पेक्टोरल्स, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल्स, और जो एक्सेसरी एक्सपायरेटरी के लिए जो यूज़ होते हैं वो है एब्डोमिनल मसल्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ थोरैसिक केज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो थोरैसिक केज का पता होना ज़रूरी है। थोरैसिक केज क्या कहते हैं? इसे हम ह्यूमन रिब केज भी कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? जो स्ट्रक्चर्स आपकी थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपके लंग्स, आपका हार्ट, रिब्स, ये जो दरमियान में बोन नज़र आ रही है आपको, ये है स्टर्नम।
देखो आपके लंग्स इस तरह हैं, बाहर की साइड पे रिब्स की बोन्स, ये रिब्स बोन बाहर की साइड पे अटैच्ड होती है, इस तरह करके ना 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब उनमें से ये 12 पेयर्स में से अब ये इसके साथ जो अटैच बोन के साथ होते हैं उसका हम नाम देते हैं स्टर्नम का। ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, स्टर्नम, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम की। अगर आप वैसे देखना चाहते हो स्ट्रक्चर तो इस तरह का होता है कि इसको इस तरह की ये इसकी शेप होती है, और ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं मेनूब्रियम, नीचे वाला पोर्शन जो इधर से लेकर इधर तक होता है उसे बॉडी कहते हैं, और जो थर्ड पोर्शन होता है उसको कहते हैं जाइफाइड। मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये दरमियान में होती है, इसके साथ हमारे रिब्स और रिब के मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स अटैच होते हैं। मतलब वो मसल्स हमेशा रिब्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, इस तरह करके मसल्स हमारे अटैच होते हैं, फिर रिब्स अटैच होती हैं। अब इन 12 पेयर में से 10 पेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपकी स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। उनमें से 2 पेयर्स बच के, जो 2 पेयर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, मतलब वो पीछे से आके ना हमारी स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब थोरेसिक केज की आपको समझ आ गई है। अब अगर आप मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज का हमारा ब्रीथिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं डिवाइड किया तो उसमें पहली चीज़ जो आती है वो है थोरेसिक लिड। थोरेसिक लिड क्या है कि लिड कहते हैं कैप को, कवर को। तो हमारा लंग्स का ऊपर वाला पोर्शन आप देखो, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपके लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लिड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो स्टर्नम का कौन सा पार्ट आ रहा है, मैंने इधर मेंशन किया मेनूब्रियम, तो हम कहते हैं मेनूब्राई ऑफ स्टर्नम इसमें यूज़ होता है। साथ में इसकी फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं थोरेसिक लिड। जब आपकी मूवमेंट, आप सांस लेते हो तो आपकी रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो स्टर्नम, ये जो थोरेसिक लिड है, ये आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ज़्यादा करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर आप आ जाओ तो ये है अपर कोस्टल मसल्स। अपर कोस्टल मसल्स 2 से 6 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बनते हैं। मतलब फर्स्ट पेयर उधर चला गया, बाकी रह गया हमारे पास 11 पेयर्स। 11 में से 2 से लेके जो 6 तक रिब्स के पेयर्स होते हैं, मतलब 2, 3 इस तरह 4, 5, 6 पेयर जो रिब्स के आते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं अपर कोस्टल मसल्स को। सेम इज़ द केस विद द लोअर कोस्टल मसल्स। लोअर कोस्टल मसल्स को 7 से लेके 10 पेयर ऑफ रिब्स तक आते हैं। अब देखो लास्ट पे कौन से रह गए, 2 पेयर्स रह गई हैं रिब्स की, लास्ट पे 2 पेयर्स रह गई, लेकिन वो रिब्स जो हैं उनको हम यूज़ नहीं करते हमारी ब्रीथिंग में। हमारी ब्रीथिंग में याद रखना हमेशा 1 से लेके 10 पेयर ऑफ रिब्स यूज़ होते हैं। लास्ट 2 पेयर्स यूज़ इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको हम नेम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का, हम उन्हें फ्लोटिंग रिब्स का नेम देते हैं, और वो डायरेक्टली अटैच भी नहीं होते स्टर्नम के साथ, इस वजह से हमारी ब्रीथिंग में वो यूज़ नहीं होते, सही है। फिर उसके बाद अगर आप देखो 4th नंबर पे तो वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम का, ये आपने डायाफ्राम देखा, ये वाला, ये डायाफ्राम मैंने मेंशन भी किया। डायाफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। अब इसमें ये है कि ये बिल्कुल लास्ट पे होता है इस तरह। जब आप सांस लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने इनहेल किया है, तो ये जो डायाफ्राम है ना, ये लेस डोम शेप हो जाएगा इस तरह, मतलब मोस्टली ये फ्लैट हो जाता है। जब आप एक्सहेल, ये इनहेल करते हुए डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, और जब आप एक्सहेल करते हो तो ये इस तरह हो जाता है, ठीक है। इनहेल में ये लेस डोम शेप हो जाएगा, एक्सहेल करते हुए ये मोर डोम शेप हो जाएगा। इसकी एक वजह है कि जब ये आप इनहेल करते हो ना, तो इसका फॉर एग्जांपल आपने इनहेल किया तो ये स्ट्रक्चर इधर तक आ जाएगा ऐसे। अब इधर से देखो, इधर से लेके इधर तक हमारा पोर्शन जो है वो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, अब ज़्यादा हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इनहेल करोगे आपकी इंस्पायर्ड एयर ज़्यादा एरिया कवर कर सकती है। इसी तरह जब आप एक्सहेल करते हो तो ये मोर डोम शेप हो गया, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह होता है ताकि लंग्स को वो कंप्रेस करे और एयर जो है वो हमारी एक्सहेल कर जाए। अब हम लोग जो थर्ड बेसिक पढ़ेंगे वो है मूवमेंट ऑफ लंग्स। अब मूवमेंट ऑफ लंग्स में अब आपको पता है कि जब इंस्पायरेशन होती है तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करते हैं, क्यों? जब आप इंस्पायर्ड कर रहे हो, एयर को इनहेल कर रहे हो, तो आपकी थोरेसिक कैविटी, मैंने आपको पहले बताया था थोरेसिक केज, वो इंक्रीज़ कर रही है, वो भी एक्सपैंड कर रही है। अब उसके एक्सपैंड कर रही है तो ये जो लंग्स हैं ये भी एक्सपैंड कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इंस्पायरेशन हो रही है, लंग्स हमारे एक्सपैंड कर गए।
अब लंग्स ने एक्सपेंड कर जाना है क्योंकि इनके अंदर एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई तक हमने एयर को पहुंचाना है, एयर उधर तक जाती है, अपने आप एल्वेलाई जो हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, तो हमारे लंग्स एल्वेलाई से मिलकर बने हैं वो भी एक्सपेंड कर जाएंगे। इसी तरह जब एक्सपायर्ड होते हैं, ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक्सपायर्ड एयर है, इसमें अब आपका देखो कि इसमें वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया था, इसमें कंप्रेस हो गया, लंग्स में से एल्वेलाई में से हवा नहीं निकलना है, वो एक्सपेंड वो कंप्रेस कर जाएंगे और फिर आपके एक्सहेल हो जाएगी एयर। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि इनकी एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन का तो आपको समझ आ गई है। अब आपको एक चीज़ इसमें मैं बताऊं कि जो लंग्स होते हैं इनके अंदर कोलैप्स करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये इलास्टिक टिश्यू से मिलके बने होते हैं, दूसरे नंबर पे इनके पास ऊपर होती है सरफेस टेंशन, वो इस वजह से लंग्स जो हैं वो बहुत जल्दी कोलैप्स करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इनको प्रिवेंट कर सकती है। कैसे? अगर हमारे जो एल्वेलाई एपिथेलियल सेल्स होते हैं, हमारे एल्वेलाई एपिथेलियल सेल्स वो क्या सीक्रेट करते हैं? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जो है वो लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, हमारे इधर लंग्स के ऊपर वो एक लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को, वो है सरफेक्टेंट। इस सरफेक्टेंट ने क्या करना है? इस सरफेस टेंशन को कम कर देना है, ठीक है। इस सरफेक्टेंट ने हमारी इलास्टिक जो कैपेसिटी है लंग्स की उसको भी इसने डिक्रीज़ करके रखना है, इसने प्रोटेक्ट करना है हमारे लंग्स को कि वो कोलैप्स ना कर पाएँ, सिर्फ क्योंकि ये मिलके किससे बनते हैं? एल्वेलाई एपिथेलियल सेल से। इन्हें हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिल्कुल, यानी कि सरफेक्टेंट बिल्कुल ठीक बन रहे हैं, तो आपके लंग्स ठीक रहेंगे, ये कोलैप्स नहीं करेंगे। क्योंकि जब देखो एक चीज़ एक्सपेंड कर रही है, एक ही चीज़ कंप्रेस हो रही है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके अंदर है, तो तभी वो एक्सपेंड और कंप्रेस कर रही है। इस इलास्टिक प्रॉपर्टी को हमने ऐसे रखना कि इलास्टिक प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहे और हमारे लंग्स जो है उनको भी नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए एक चीज़ है सरफेक्टेंट। ये वर्ड है, इसमें ये है कि ये सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है, और ये हमारे एल्वेोलर के एपिथेलियल सेल जो कि एल्वेलाई हैं हमारे लंग्स में, ये सिक्रेट करती हैं इस सरफेक्टेंट को। अब हम लास्ट टॉपिक रह गया है, हम वो पढ़ेंगे फेजेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग की फेजेस दो तरह की है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मैंने आपको इसके बेसिक्स पढ़ा दिए हैं पहले, अब आपको आसानी होगी इनके इनहेलेशन फेज और एक्सहेलेशन फेज में पढ़ने में। इनहेलेशन द प्रोसेस इन द फेज इन विच यू इनहेल द एयर, एक्सहेलेशन द प्रोसेस और फेज इन विच यू एक्सहेल द एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन में आपको मैंने बताया था, जब आप एयर अंदर लेते हो, सांस अंदर ले रहे हो आप, तो आपकी थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ कर जाएगी, आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा? उसमें आप थोरेसिक कैविटी में हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? आपकी रिब्स, आपके रिब्स रेज, दे आर रेज्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि ये रिब्स हैं, फॉर एग्जांपल ये रिब्स आपके अटैच्ड हैं, ये ऐसे हैं अगर, तो ये थोड़ी सी ऊपर और अबव हो जाएंगी, ये ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप अब ऐसे देख सकते हो आपका ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हो गया, एक्सपेंड कर गया। इसी तरह रिब मसल्स कौन से? हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि मैंने आपको बताया था, अपर कोस्टल लोअर कोस्टल मसल्स, वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स हमेशा बाहर की तरफ या और ऊपर की तरफ हो जाती हैं। अब इनका मकसद क्या होता है कि ये जब रिब्स हमारे लंग्स के साथ अटैच्ड होती हैं, लंग्स को स्पेस देती हैं कि वो एक्सपेंड कर सकें, तो लंग्स हमारे एक्सपेंड कर जाएंगे। लंग्स कैसे एक्सपेंड कर जाएंगे? उनके अंदर एल्वेलाई के अंदर एयर इंस्पायर्ड जाएगी, एल्वेलाई एक्सपेंड करेंगे, लंग्स एल्वेलाई से उनके बने हैं तो वो भी एक्सपेंड कर जाएंगे। इसी तरह जो हमारी लास्ट है डायफ्राम का मैंने आपको बताया था कि लास्ट इस तरह डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होगा? लेस डोम शेप हो जाएगा, मतलब इस तरह फ्लैट हो जाएगा काफ़ी हद तक, ताकि हम जितना से ज़्यादा, ये है ना फॉर एग्जांपल ये इस तरह इसने होना था ना, इस तरह इसने होना था, डोम शेप है, तो ये लेस होकर इस तरह हो जाएगा, यानी कि हमारा ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये ज़्यादा कर देगा। अब इन सब फेसेस से क्या होगा कि हमारी इंस्पायर्ड एयर थोरेसिक कैविटी में जाएगी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, रिब्स का रेज और आउटवर्ड, रिब मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट कर गए, लंग्स हमारे एक्सपेंड कर जाएंगे, और डायफ्राम जो है वो लेस डोम शेप यानी कि काफ़ी हद तक फ्लैट हो जाएगा, जिससे हम लोग आराम से इनहेल कर सकते हैं। फिर हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस हमारे टिश्यूज़ तक आराम से पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद
अब जो हमारी एक्सपायर्ड एयर में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं वर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इम्प्योर एयर जो हमने एक्सपेल करनी है वो उसमें क्या होगी, उसमें आ जाती है हमारी थोरेसिक कैविटी अब डिक्रीज़ करेगी। थोरेसिक कैविटी का जब साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो रिब्स जो हैं वो अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएंगी, वो भी लोअर, मतलब पहले वो रेस थी अब उन्हें लोअर अपनी जगह पे वापस आना है। रिब मसल्स इधर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इधर रिब मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाएंगे, और इधर लंग्स हमारे एक्सपैंड हुए थे ताकि एयर को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लिया जा सके। ये एक्सेलेशन में ये होगा कि हमारे लंग्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, वापस अपनी जगह पे आएंगे। लंग्स कंप्रेस कैसे होंगे, एल्वेलाई अप दी एयर कंप्रेस करेंगे तो लंग्स बैक टू देयर पोजीशन आ जाएंगे। उसके बाद डायाफ्राम इधर लेस डोम शेप था ताकि इनहेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इधर डायाफ्राम जो है वो मोर डोम शेप हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ताकि वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमारा ये लंग्स का इस तरह इसको कम किया जा सके, तो ये मोर डोम शेप हो जाएगा एक्सहेलेशन में। अच्छा, अब इसमें ना हम मोस्टली इंस्पायर्ड एयर, जो एक्सपायर्ड एयर का अगर हम बात करें ना तो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग लेते हैं कि इंस्पायर्ड एयर में हम मोस्टली लेते हैं ऑक्सीजन हम इंस्पायर्ड कितनी करते हैं 21%, और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक जाती है, और उसके बाद हमारे जब तक एक एक सेल तक पहुंच जाती है उधर फिर यूज़ होने के बाद ऑलमोस्ट 16% ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल भी हम करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हम 0.04% इनहेल करते हैं, लेकिन जब हम इसको हमारे प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, तो ये ऑलमोस्ट 4% एक्सहेल हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग एयर में नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, ये 79%, लेकिन ये 79% ही बाहर चली जाती है, ये हमारी बॉडी में ऐसा यूज़ नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को तो उसका टेम्परेचर वेरिएबल होता है। अब टेम्परेचर तो वेरिएबल होना है, लेकिन जैसे ही हमारे नोज़ में, हमारे नोस्ट्रल्स में, मैंने आपको बताया था हेयर्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे इंस्पायर्ड एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करती है। तो जब हम उस एयर को एक्सहेल करते हैं तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हुई होती है। ठीक है, इस तरह ये आपको इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की मैंने कुछ टर्म्स बता दी हैं, ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब एयर को मोस्टली हमारा ब्रीथिंग जो है वो होती है एडल्ट में, मैंने आपको बताया था 16 से 20 पर मिनट ब्रीथिंग नॉर्मली हम करते हैं, ब्रीथिंग रेट होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप कोई वर्कआउट करते हो, तो यही रेट 30 पर मिनट तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि आपको इसमें फिर आपके टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये चीज़ कि ये 16 से 30 तक कैसे पहुंचता है, हम लोग असल में जब सांस लेते हैं ना तो हमारे ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। जब वो असेस कार्बन डाइऑक्साइड की, आप देखो आपको सही तरह से आप वर्कआउट कर रहे हो, आप भाग रहे हो, एक आप सुकून से हो खड़े हो इसमें, और एक अब आप भाग रहे हो, दोनों सिचुएशंस में फ़र्क आ गया। जब आप सुकून से खड़े हो इसमें आपका ऑक्सीजन जितनी अंदर जा रही है ये नॉर्मली आपका प्रोसेस हो रहा है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ही आप इनहेल कर रहे हो और बॉडी आपको एक्सहेल 4% दिखा रही है। दिमाग में हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसे पता है कि इट्स ओके, नॉर्मल कंसंट्रेशन है। लेकिन जब आप भाग रहे हो तो आपको ऑक्सीजन कम ले रहे हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी बॉडी में। ठीक है, जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे ब्रेन में होता है वो इस चीज़ को असेस कर लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिटर्न वो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें। ये क्यों होता है, ताकि हमारे हर सेल तक एटलीस्ट ऑक्सीजन पहुंचती रहे, इस वजह से ब्रीथिंग रेट को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, और वो 16 से 20 पर मिनट से लेके वो 30 पर मिनट तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अक्सर बोर्ड में आता है, इसके फेजेस आते हैं, मैंने आपको इसके बेसिक समझा दी हैं, आपको इसके फेजेस का समझने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक एमसीक्यू आता होता है कि ऐसी कौन सी एयर है जो कि जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती जब आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो, मतलब कोई एयर की बताओ जिसकी, तो हमने क्या कहना है, नाइट्रोजन। ये देखो, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इनहेल करते हुए या एक्सहेल करते हुए चेंज नहीं हो रही। अब उसके अलावा ये जो टर्म्स है, ये कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत आती होती हैं।
इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का बताओ, मसल्स का बताओ, तो वो भी अब आप लिख सकते हो। मैंने आपको सारा समझा दिया। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, वो इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू द ब्रीथिंग। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।